हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, दैट इज़ द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, तो उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आई विल बी शेयरिंग कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के जो रिटन नोट्स हैं वो वहाँ पे मैं शेयर करूँगी। और उसी तरह साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को ख़त्म करने से हमारा कंजम्पशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है वो शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर अवेलेबल होगा। और ये जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, जो स्टूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के हैं, और जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये रेलेवेंट है। और इसी तरह जो नेट के स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के हैं उनके लिए भी ये काफ़ी टॉपिक जो है सिग्निफिकेंट है। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे दोनों चैनल शशि अग्रवाल को भी और शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को भी सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दैट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन विद इट्स इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पे हमने अगर ये आपको जैसे 3 आवर्स का पेपर है और 4 बड़े आते हैं और 5th क्वेश्चन जो है शॉर्ट आता है, तो आपने 5th मतलब जो भी आपके 5 क्वेश्चन करने हैं तो हर एक क्वेश्चन को आपने 35 मिनट जो है एलोकेट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने केन्स का जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है उसको बताना है, उसके अजम्पशन के बारे में बताना है और इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, फिर उसके साथ इसके इम्प्लीकेशंस, और उसके साथ अगर आपके पास टाइम हो तो इसका क्रिटिसिज्म भी जो है लिख सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है दैट इज़ गिवन बाय केन्स, और ये केन्स ने दिया है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। और ये जो है एग्रीगेट कंजम्पशन और इनकम के रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। इसको हम केन्स का फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कह देते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ द कम्युनिटी इज सच व्हेन एग्रीगेट रियल इनकम इज इंक्रीज, एग्रीगेट कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीज बट नॉट बाय सो मच एज द इनकम। देखो ये जो लॉ है जिसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं, ये कहता है कि जिस प्रोपोर्शन के अंदर इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, बट नॉट इन दी सेम रेशो। कंजम्पशन के अंदर जो इंक्रीज होती है वो इनकम की इंक्रीज से कम होती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज दी चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू दी चेंज इन इनकम, जिसको हम डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा Y के द्वारा जो है शो करते हैं। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है इनकम बढ़ती है तो ये भी बढ़ती है, बट ये लेस देन 1 होती है। इसकी जो डेफिनेशन है, केन्स ने जो है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को इन टर्म्स के अंदर जो है एक्सप्लेन किया है, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ upon which we are entitled to depend with great confidence both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is the men are disposed as a rule on the average to increase their consumption as their income increases but not by as much as the increase in the income। तो यहाँ पे केन्स का ये कहना है कि ये जो लॉ है जो है इसको हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, ह्यूमन नेचर की जो नॉलेज है उसके बेसिस पे भी कह सकते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन है, डिटेल फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे भी कह सकते हैं कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट इनकम जिस रेशो में बढ़ती है कंजम्पशन उस रेशो के अंदर इंक्रीज़ नहीं होती। कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है बट लेस देन द इंक्रीज इन द इनकम। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बट लेस देन यूनिटी। यूनिटी का अर्थ होता है कि जो MPC है वो इंक्रीज़ तो होती है बट वो 1 के इक्वल नहीं होती। इसका मतलब होता है कि जितनी इनकम में इंक्रीज़ होती है उतनी कंजम्पशन के अंदर इंक्रीज़ नहीं होती। तो MPC पॉजिटिव है बट लेस देन 1 है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो लॉ है किन अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि
जो इनकम के अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स है, जैसे पॉपुलेशन है, हैबिट्स ऑफ द पीपल है, टेस्ट है, फैशन है, कस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, प्राइसेस है, देखो इनमें चेंजेस नहीं आती। यहाँ पे जब हम चेंजेस को मेयर करते हैं कि इनकम के अंदर चेंजेस आती है तो कंजम्पशन में कितनी चेंजेस आती हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ इनकम और कंजम्पशन के अंदर चेंजेस को मेयर करते हैं। पॉपुलेशन है, हैबिट्स ऑफ द पीपल है, टेस्ट है, फैशन है, कस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इनके अंदर हम चेंजेस जो हैं इनको हम कांस्टेंट मानते हैं कि इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती। और यहाँ पे हम ये भी मानते हैं कि सब कुछ जो है नॉर्मल सिचुएशन है, कोई वॉर नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्रांतिकारी नहीं है, और ये जो लॉ है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एप्लीकेबल है। और ये जो लॉ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, जहाँ पे सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करती, लेसेज फेयर की पॉलिसी अपनाती है, तो दिस लॉ अप्लाइज टू फ्री एंड प्रॉस्पेरस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये सोशलिस्टिक और अंडर डेवलप इकोनॉमी को एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये अज्यूम करता है कि गवर्नमेंट जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। और यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल कंजम्पशन को इस तरह से देखो, यहाँ पे जैसे के केन्स का ये मानना है कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है स्टिल हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। इसका अर्थ होता है कि जो पास सेविंग होती है उसको हम यूज़ करते हैं। फिर देखो थोड़ी सी इनकम इंक्रीज़ होती है 0 से 50, तो कंजम्पशन जो है 75 है, स्टिल हम जो पास सेविंग है उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारी इनकम का लेवल 100 होता है, तो यहाँ पे क्या है कि कंजम्पशन भी 100 हो जाती है, तो 0 सेविंग। उसके बाद हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो रही है, उसके बाद हमारी सेविंग भी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकम जो है डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन एंड सेविंग, जब इनकम इंक्रीज़ होती है कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है, बट नॉट इन द सेम रेशो। और उसी तरह हम इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये जो है हमारा ये एक्स एक्सिस है जिस पे हम इनकम लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम कंजम्पशन एंड सेविंग लेते हैं। और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है जो कि 45 डिग्री का एंगल जो है बनाते हुए निकलनी चाहिए। ये यहाँ पे जो है हमारी ये कंजम्पशन जो है ओरिजिन से शुरू नहीं होती। इसका अर्थ होता है कि अगर हमारी इनकम ज़ीरो है तो भी स्टिल कुछ ना कुछ कंजम्पशन हमारी होती है। और उसी तरह यहाँ पे जाके जो है कंजम्पशन जो है और इनकम जो है बराबर हो जाती है। और उससे पहले देखो क्या होता है कि सेविंग भी जो होती है हमारी नेगेटिव होती है। तो इस तरह से क्या है कि देखो यहाँ पे जैसे ई बिंदु है, तो यहाँ पे हमारी कंजम्पशन और जो इनकम है वो बराबर है, सेविंग जो है ज़ीरो है। उसके बाद इनकम सेविंग भी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब देखो यहाँ पे हमारी इनकम का लेवल जो है ये वाला है, Y2A है, बट कंजम्पशन हमारी इतनी है। और उसके बाद हमारी इनकम और इंक्रीज़ हो जाती है, कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है, बट इनकम के अंदर जो चेंजेस हैं उसके मुकाबले में कंजम्पशन कम है। As we see from this graph, when income is zero, still we are consuming something, क्योंकि वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है, उस पर हम पास सेविंग यूज़ करते हैं। और उसी तरह क्या है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती जाती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है, बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। इसका अर्थ है कि इनकम यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जब हमारी इनकम ये जो लेवल है आपने लिखना है यहाँ पे जो जब हमारी इनकम का लेवल जो है ये वाला है Y1 है, तो उस पर क्या होता है कि हमारी सेविंग जो है ज़ीरो होती है, कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है। और उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम देखो ये इनकम इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पे कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो रही है, बट कंजम्पशन के अंदर जो चेंजेस आ रही है वो इनकम के मुकाबले में कम है। और ये जब देखो जब इनकम कम होती है तो कंजम्पशन ऊपर लाई करती है क्योंकि हम पास सेविंग को यूज़ करते हैं। और जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है और इनकम इंक्रीज़ कंजम्पशन से ज़्यादा होती है तो कंजम्पशन नीचे लाई करती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि इसकी मेन प्रोपोजिशंस क्या है। देखो ये जो फर्स्ट प्रोपोजिशन है दैट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट, बाकी दोनों चीज़ें जो है इसी से ही ड्राइव होती हैं। इंक्रीज एग्रीगेट इनकम लीड्स टू इंक्रीज एग्रीगेट कंजम्पशन, बट जो एग्रीगेट कंजम्पशन के अंदर चेंजेस आती हैं वो जो एग्रीगेट इनकम के अंदर चेंजेस आती हैं उससे वो लेस होती हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारी बढ़ी हुई इनकम है डेल्टा वाई दैट इज़ द इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन प्लस द चेंज इन सेविंग। ये सेविंग है और ये
कंजम्पशन है। और उसी तरह हम कहते हैं कि जब भी इनकम की इंक्रीज़ होती है तो ऑब्वियसली हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है और सेविंग भी इंक्रीज़ होती है। और इंक्रीज़ इन इनकम, एग्रीगेट इनकम जो है हमेशा सेविंग और कंजम्पशन के अंदर इंक्रीज़ होती है। और ये कभी भी नहीं होता कि जब हमारी इनकम राइज करती है तो सेविंग और कंजम्पशन जो है फॉल कर जाए। तो ये वाली फर्स्ट जो प्रॉपोजिशन है दैट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट कि जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है। बट कंजम्पशन के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो इनकम के मुकाबले में कम होती हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि इसके इम्प्लीकेशन का मतलब होता है क्या रिजल्ट निकलता है, जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है उसके क्या कंक्लूजन जो है निकलते हैं, और ये क्या उसका मतलब किस तरह से हम जो है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जैसे स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कि जो लॉन्ग रन हमने पॉलिसी बनानी है उसके अंदर इस लॉ का बहुत ही ज़्यादा योगदान है कि ये लॉ हमें बताता है कि लॉन्ग रन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल एज इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर देखो जो कंजम्पशन होती है कांस्टेंट होती है, और अगर हमने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। उसी तरह क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो शॉर्ट पीरियड के अंदर हम कंजम्पशन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर जो हमारी हैबिट्स होती है, वे ऑफ स्पेंडिंग होता है, ऑलमोस्ट वो स्टेबल होता है। और उसी तरह दूसरी इम्प्लीकेशन जो है कि ये जो लॉ है वो कहता है कि जब एग्रीगेट इनकम के अंदर इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उस मात्रा के अंदर इंक्रीज़ नहीं करता जिस मात्रा के अंदर इनकम इंक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी सेल नहीं हुई। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है लेस देन 1 होती है। तो कोशिश मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो सकती है। और उसी तरह ये जो लॉ है जैसे से का लॉ कहता है कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, बट केन्स कहता है कि एमपीसी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये लेस देन 1 होती है क्योंकि इनकम के अंदर जो चेंजेस आते हैं कंजम्पशन में उतनी चेंजेस नहीं आती। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं होती। और उसी तरह क्या है कि डिक्लाइन इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। देखो यहाँ पे ये जो लॉ है ये कहता है कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है तो इनकम और आउटपुट भी इंक्रीज़ होता है, बट इनकम जब हमारी इंक्रीज़ होती है तो उस रेशो में हमारी कंजम्पशन जो है इंक्रीज़ नहीं होती। तो एग्रीगेट डिमांड जो होती है कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स के पास जो माल बिकता नहीं है तो उनको लो प्राइस पे सेल करना पड़ता है जिससे उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। और जब उनके प्रॉफिट्स कम होते हैं तो उनकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है दैट इज़ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी तो वो भी कम हो जाती है जिसकी वजह से वो निवेश भी कम करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, तो यहाँ पे जो संतुलन है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी हो सकता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड के अंदर कमी आती है तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि कंजम्पशन जो होती है उस रेशो के अंदर इंक्रीज़ नहीं होती जिस रेशो के अंदर जो है इनकम इंक्रीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है और कंजम्पशन उस रेशो के अंदर इंक्रीज़ नहीं होती। तो उस वजह से क्या होता है कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही मैच हो जाते हैं। तो संतुलन जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है, और उसी तरह इकोनॉमी के अंदर जो है ओवर सेविंग गैप भी हो सकता है। देखो जब क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लोगों की जो सेविंग है वो काफ़ी बड़ी होती है और जिसकी वजह से डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है।
और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जब देखो इकोनॉमी के अंदर जो है ट्रेड साइकिल होते हैं, इस तरह से ये ट्रेड साइकिल है, तो यहाँ पे देखो हमारी जो इनकम है वो हाईएस्ट होती है, बट कंजम्पशन जो होती है उस रेशो के अंदर इंक्रीज़ नहीं होती, तो धीरे धीरे डिमांड जो है कम होनी शुरू हो जाती है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है। पर जब एक लिमिट तक पहुँचता है, क्योंकि एक लिमिट तक पहुँचता है तो हम अपना प्रीवियस स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करते हैं, तो इकोनॉमी जो है रिकवर होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो पीक्स होते हैं, जो ट्रो होते हैं, उसको ये एक्सप्लेन, ये लॉ अच्छी तरीके से करता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि सेकुलर स्टैग्नेशन, देखो ये जो लॉ है ये हमें जो सेकुलर स्टैग्नेशन होती है उसको भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि जैसे हमारी इनकम जो है इंक्रीज़ होती है बट कंजम्पशन उस रेशो के अंदर इंक्रीज़ नहीं होती, तो सेविंग के अंदर जो होती है बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होती है, और एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो इन्वेस्टमेंट करें, तो इकोनॉमी जो है सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाती है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल को हम मेंटेन नहीं कर सकते। और उसी तरह क्या है कि देखो जब डिप्रेशन या बूम होता है तो उस सिचुएशन के अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी इंटरवेंशन जो होती है बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि कंजम्पशन जो है कम होती है और इकोनॉमी के अंदर सब कुछ डिमांड और सप्लाई के द्वारा पॉसिबल नहीं है, तो सरकार की जो इंटरवेंशन है वो नेसेसरी हो जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये हमें जो इनकम जनरेशन का प्रोसेस है उसको भी हमें एक्सप्लेन करता है कि जब देखो इकोनॉमी के अंदर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे मान लो हमने इकोनॉमी के अंदर 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है, तो डेफिनेटली उससे क्या होता है कि जैसे मान लो वो स्पेंड किया है तो मेरी इनकम इंक्रीज़ हो गई, मेरी इनकम इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली जो है मैं दूसरों की चीज़ें खरीदूंगा, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो दूसरों की चीज़ें खरीदेगा। तो इस तरह से जो हम इनिशियली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे कई गुना जो है इनकम के अंदर इंक्रीज़ होता है, तो जिसको हम मल्टीप्लायर भी कहते हैं। और मल्टीप्लायर जो है वो एमपीसी के ऊपर बेस्ड होता है, जितनी हायर एमपीसी होती है उतना ही मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। हायर दी एमपीसी हायर दी साइज ऑफ द मल्टीप्लायर। बट कई बार क्या होता है कि इनकम के अंदर लीकेजेस होती है, सेविंग्स होती है जिसको हम खर्च नहीं करते, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना ये इम्पैक्ट होना चाहिए मल्टीप्लायर का उतना नहीं होता। और उसी तरह क्या है कि देखो जो बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो इन कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट के चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लोगों की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनके पास नहीं होती, तो जब इनकी इन्वेस्टमेंट की जाए और अगर इनकी इनकम इंक्रीज हो तो चांसेस है कि ये बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे। तो एमपीसी इन अंडर डेवलप्ड नेशंस मोर, तो अपॉर्चुनिटी जो है अगर अर्थविकसित देशों के अंदर निवेश किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, तो देखो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि हम मनी वेजेस को रिड्यूस करके एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट केन्स ने इसका क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि अगर हम मनी वेजेस रिड्यूस कर देंगे तो लोगों की इनकम रिड्यूस हो जाएगी, इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो वो मार्केट के अंदर कुछ खरीदेंगे नहीं, तो जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जो रिच पीपल होते हैं उनकी एमपीसी कम होती है, जो पुअर पीपल होते हैं उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से क्या है कि जब लोग खरीदेंगे नहीं तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसका क्या क्रिटिसिज्म है, कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इसका जो कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कहते हैं टेंडेंसी है कि इनकम का कितना हिस्सा जो है हम कंज्यूम करते हैं। इनकम के अंदर से हम कुछ चीज़ें जो होती हैं कैपिटल गुड्स के ऊपर भी लगाते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई। तो जो प्योर पीपल होते हैं उनकी ज़्यादा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, ये बात तो सबको ही पता है। और ये जो लॉ है अनरियलिस्टिक अजम्पशन के ऊपर भी बेस्ड है, क्योंकि जब इनकम इंक्रीज होती है तो कई बार सेविंग जो होती है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट मे डिक्रीज, ऐसी सिचुएशंस आई हैं। तो ये जो लॉ है शॉर्ट पीरियड के अंदर एप्लीकेबल है और इसके अंदर जो है वेग कंसेप्ट है, कई चीज़ें जो है क्लियर नहीं होती।